हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का एसडी स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सत्र 2023 और 24 के लिए कक्षा 10वीं की गणित पढ़ना शुरू कर दिए हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर पूरा भी कर लिया है। पहला जो है वास्तविक संख्याएं और दूसरा बहुपद को। तीसरा चैप्टर जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, इसके अंतर्गत हम लोगों ने इसके बेसिक कंसेप्ट, साथ ही प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को विलोपन विधि अर्थात लुप्तीकरण विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। आज का जो अपनी टॉपिक है वो ये है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का बज्र गुणनखंड विधि से हल कैसे आप निकालोगे, और साथ में प्रश्नावली 3.5 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको बज्र गुणनखंड विधि से रैखिक समीकरणों का हल निकालने के लिए सबसे पहले आपका रैखिक समीकरण कुछ इस तरह का होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर बराबर 0 के होना चाहिए। अब आपको मैं बज्र गुणनखंड विधि के लिए एक फार्मूला डेरिवेट कर देता हूँ। आपको इच्छा करेगी तो उस फार्मूले से लगाइएगा, नहीं तो मैं आपको एक आसान सी विधि बताऊंगा जिससे भी आपका बज्र गुणनखंड के सारे सवाल लगते हैं और वो सही होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले करना है x, y और a, और इनके बीच में आपको लगाने हैं बराबर के चिन्ह। और x के बटे यहाँ y वाले पद से लिखना आप शुरू करेंगे, और 2 जगह लिखना है। y वाले पद से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ b1 और यहाँ b2, फिर आ जाएंगे यहाँ पर c1 और यहाँ हो जाएगा c2। यहाँ आ जाइए y वाले के नीचे, तो यहाँ से आपने छोड़ा है तो फिर यहीं से लिखना शुरू करेंगे, जहाँ हम छोड़ेंगे वहीं से फिर ऐसे लिखना शुरू कर देंगे। यहाँ अब खत्म है तो हम शुरुआत में आ जाएंगे, यानी a1 a2 और एक के नीचे फिर यहीं से शुरू करेंगे a1 a2 b1 b2, यानी यहाँ से शुरू किए, जहाँ से चले थे वहीं पहुँचा। फिर से एक बार समझ लीजिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, x y और 1 ऐसे लिख लेने हैं। फिर यहाँ y वाले पद से शुरू करना, आपको चलना b1 b2 हमने लिखा, फिर c1 c2 लिखा x के नीचे, फिर y के नीचे फिर यहीं से लिखना आरंभ करेंगे c1 c2 और फिर आ जाएंगे a1 a2 पे। फिर एक के नीचे यहीं से फिर लिखना शुरू करेंगे a1 a2 और फिर b1 b2, जहाँ से हमने चले थे हम वहीं फिर आ गए। अब इनके बीच में ऐसे क्रॉस मल्टीपल कराते हैं, और इसी क्रॉस मल्टीपल यानी ये इसे ही बोलते हैं वज्र गुणन, इसे बोलते हैं वज्र गुणन, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया वज्र गुणनखंड। अब आपको करने क्या है, यहाँ x के नीचे यहाँ b1 और c2 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा b1 c2 और बीच में माइनस चिन्ह जरूर लगाएंगे, फिर b2 c1 b2 c1, और y के नीचे आपका हो जाएगा a2 c1 माइनस अपने पास से लगा लेना है, फिर a1 c2, फिर a1 और c2, फिर एक के नीचे आपको लगना है, तो यहाँ हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका x के बटा आपके इतना हो गया b1 c2 b2 c1, y के नीचे a2 c1 a1 c2 और एक के नीचे a1 b2 और माइनस a2 b1। तो आपने देखा कि यह हमें मिला वज्र गुणनखंड से जो है हल करने का एक फार्मूला। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को वज्र गुणनखंड विधि से हल करने का एक फार्मूला बन गया। अब मैं कुछ उदाहरणों के साथ आपको वज्र गुणनखंड विधि को बेहतर ढंग से और आसान तरीके से बताता हूँ। आप चाहें तो इनसे इस तरह के समीकरण मिलेंगे, तो उसको इस तरह के समीकरण से a1 a2 b1 b2 c1 c2 तुलना करके यहाँ मान रख करके आप x और y के मान निकाल सकते हैं। विद्यार्थियों, आइए कुछ उदाहरणों के साथ हम इसे और अच्छे ढंग से समझते हैं। मैंने एक रैखिक समीकरण युग्म लिख रखा है यहाँ पर
अब मैं इसे वज्र गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं वो दिखा रहा हूँ। आपको फिर वही काम करना है, x, यहाँ आपको y और यहाँ आपको 1 लिखने हैं। बटे में आप y से शुरू करेंगे, ये हो गया 4 और ये हो गया 2। इस वाला समीकरण आप ध्यान से देख सकते हैं, ये बराबर 10 के है, ये बराबर 2 के है, लेकिन हमारा समीकरण इस रूप का कुछ होना चाहिए। तो ये 10 को हम क्या करेंगे, अंदर कर लेंगे, यानी इधर जब लाएंगे तो -10 के हो जाएगा और बराबर 0 के हो जाएगा ये। और इसको जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -2 के और ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब हमारा ये दोनों समीकरण इस वाले समीकरण की तरह हो गए हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वज्र गुणनखंड विधि से लगाते समय समीकरण के बराबर 0 होना चाहिए। अब आप यहाँ से लिखना शुरू कर चुके हो, 4 लिख लिए, 2 लिख लिए। अब यहाँ लिखेंगे -10 और यहाँ हो जाएगा आपका -2। y वाले के नीचे लाएंगे तो -10 -2 और फिर यहाँ से आ जाएंगे 3 और ये हो गया 2। अब 3 2 से लिखना शुरू करेंगे, 3 2, यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया -2। अब यहाँ पर भी ऐसे क्रॉस मल्टीपल कराएंगे, यानी वज्र गुणनखंड कराएंगे। तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ x के नीचे आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो -8 के। यहाँ पर आप देख सकोगे कि यहाँ हो जाएगा 10 दूनी 20, यहाँ क्या हो जाएगा 10 दूनी 20। एक चीज़ ज़रा ध्यान दें, यहाँ पर ये माइनस चिन्ह छूटा हुआ है, यहाँ माइनस रहेगा ये, लेकिन यहाँ ऋण चिन्ह, ये इस वाला चिन्ह को उठाया हमने, और ये ऋण से क्या हो जाएगा धन, तो 10 दूनी 20। यहाँ आएंगे तो y के बटे आप देखेंगे माइनस प्लस का माइनस, यहाँ भी हो जाएगा 10 दूना 20 -20, और यहाँ देखेंगे तो 2 तिहाई 6, तो ये ऋण चिन्ह ये वाला है और ये हो गया -6। यहाँ आएंगे 1 के बटा, तो ये हो जाएगा -6 और माइनस का चिन्ह ये वाला और 2 चौके 8। तो आप देखोगे कि ये हो जाएगा x बटा -28 और ये हो जाएगा y बटा ऋण का ये धन हो जाएगा, तो ऋण 20 में से धन 6 घटेगा तो बचेगा -14। यहाँ पर भी 8 6 -14। अब आप करोगे क्या, एक बार x की तुलना इससे करोगे, फिर y वाली तुलना इससे करोगे, तो आपके x और y के मान मिल जाएंगे। तो आप जरा देखो, यहाँ पर मैं x बटा -28 की तुलना करता हूँ 1 बटा -14 से, तो आप देख सकते हो कि 28 आपका बटे में है, तो मैं उसे यदि उस तरफ भेजना चाहूँ तो ये हो जाएगा x बराबर -1 बटा 14 और गुणे -28। ऋण से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 14 दूनी 28, यानी x बराबर आ गया 2। x का मान कितना मिल गया आपको, 2। यहाँ पर जब y वाले से आप तुलना करोगे तो ये देखोगे y बटा -14 है और यहाँ पर 1 बटा -14 होगा, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 1 बटा 14 गुणे माइनस का 14। 14 से 14 काट देंगे तो y का जो मान होगा वो हो जाएगा 1, यानी x का मान आया 2 और y का मान मिल गया कितना, 1। तो विद्यार्थियों, मैं अब दूसरा मेथड आपको सिखाने जा रहा हूँ, जिससे कि हम लोग वज्र गुणनखंड के सवालों को सॉल्व करते हैं। वो दूसरा मेथड यही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि मैंने इस समीकरण की तुलना इस समीकरण से करनी है, यानी यहाँ पर आपको a1 बराबर मिल जाएगा 3 के यहाँ, और a2 मिल जाएगा 2 के, यहाँ b1 मिलेगा 4 के और b2 मिल जाएगा -2 के, यहाँ c1 मिलेगा -10 के और c2 मिल जाएगा आपको -2 के। तब इसके मान यहाँ डायरेक्ट आप पुट करके भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, यानी यहाँ पर x बटा b1 है, यहाँ पर 4 कर देंगे, और c2 है आप देखते हैं -2, तो -2 और फिर ऋण चिन्ह में, b2 है आपका -2 और c1 है आपका -10, तो ये -10। ऐसे यहाँ पर मान पुट कर देना आपको। यहाँ पे a2 है आपका 3 और c1 है आपका -10, ये माइनस का चिन्ह लगा,
फिर आप देखोगे A2 है, A1 है आपका 3, यहाँ पर A2 था तो A2 2 है, माइनस के A2 2 है तो यहाँ पर A2 हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, और वहाँ जो A1 है यह है 3 के, और C2 जो है अपना माइनस के 2 है। तो इसको थोड़ा कोष्टक में कर लेते हैं ऐसे। यहाँ पर एक के नीचे आप उसको पुट करोगे जो, तो आप दिखेगा एक के नीचे आप पुट करो इसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो A1 है 3 के और B2 है -2 के। फिर ये माइनस का चिन्ह आपका है, A2 है 2 और B1 है 4, तो 2 गुणे आप 4 ऐसे डायरेक्ट मान को पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि x बटा ये हो जाएगा माइनस की 8, और ये माइनस माइनस का देखिए माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और -10 दूनी 20। यहाँ पर y के बटे हो जाएगा माइनस के 20 और ये प्लस माइनस के 6। यहाँ 1 के बटे हो जाएगा माइनस के 6 और वहाँ माइनस के 8। तो आप देख सकते हो कि अब x के नीचे हो जाएगा ये माइनस के 28 और y के नीचे हो जाएगा ये माइनस के 14 और 1 के नीचे हो जाएगा माइनस के 14। फिर उसी तरह से यदि आप इसे तुलना करोगे तो x और y के मान मिल जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि x बटा -28 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 बटा माइनस के 14 है, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 28 यहाँ करके क्या करेगा, गुणा कर देगा। ये हो जाएगा 14 दूनी 28, यानी x बराबर कितना हो गया 2 के। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो y का मान है y बटा माइनस के 14 है, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/14, तो y बराबर माइनस के 1/14 गुणे माइनस के 14, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर जाएगा आपका 1। तो आप देख सकते हैं कि x बराबर 2 और y बराबर आपका 1, फिर से वही आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो हमने आपको ये सिखाया कि बीजगुणनखंड विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को कैसे हल करते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं अपनी प्रश्नावली 3.5 की ओर, जिसको हम लोग विद्यार्थियों प्रश्नावली 3.5 का जो पहला प्रश्न है मैं उसे पढ़ देता हूँ। लिखा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसी एक का अद्वितीय हल है, किसी का कोई हल नहीं है, या किसी के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि a1x b1y और प्लस c1 = 0 के, या a2x b2y प्लस c2 = 0 के, ये कोई 2 समीकरण अपने हैं। तो हमने 3 कंडीशन देखे थे। पहला कंडीशन ये देखा था कि यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल हो b1 बटे b2 के, तब समीकरण का अद्वितीय हल होगा। तब समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। दूसरी हमने कंडीशन देखी थी कि a1 बटा a2 इक्वल हो b1 बटे b2 इक्वल हो c1 बटे c2 के, तो समीकरण का अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तीसरी कंडीशन हमने सीखी थी, यदि a1 बटा a2 इक्वल हो b1 बटे b2 नॉट इक्वल हो c1 बटे c2, तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ये कंडीशन हमने पिछले लेक्चर में सीख चुके थे। यहाँ पर हमें क्या करने हैं, सबसे पहले आपको समीकरण को चेक करने हैं कि क्या उसका एक अद्वितीय हल है। यदि उसका एक अद्वितीय हल है तब आप उसे बीजगुणनखंड विधि से लगाएंगे। यदि इन दोनों में से कोई कंडीशन लागू होता है तो हमें वहाँ लिख देना है इसके अनेक हल होनी है या इसका कोई हल नहीं होना है। तो आइए इसके पहले प्रश्न को हम चेक। विद्यार्थियों, जो पहले का पहला क्वेश्चन है वो ये है, x माइनस
3y माइनस 3 इक्वल 0 के और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल 0 के। एक समीकरण आपका ये है और एक समीकरण आपका ये है। ये समझ लो यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब यहाँ पर रखो जरा 1/3, यहाँ देखो दोनों ऋणात्मक हैं तो कट जाएंगे, यानी माइनस 3y माइनस 9, और यहाँ आप देख सकते हो माइनस 3y माइनस 2। अब जरा ध्यान देना बीच में, ये हम बराबर का चिन्ह पहले हटा देते हैं। यहाँ आप देखेंगे 1/3 बराबर होगा 1/3 के, 3 ऋण से ऋण खत्म, 3 एकम 3 त्रिकम। लेकिन ये वाला जो पोस्ट है आपका, यानी ऋण से ऋण कट जाएगा, 3/2 बराबर नहीं होगा। तो ये कंडीशन क्या बता रहा है कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ऐसा हम लोगों ने कंडीशन में अभी भी देखा। तो आइए पहले क्वेश्चन के दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले का जो दूसरा क्वेश्चन है वो कुछ ये है, 2x प्लस y इक्वल 5 के, और फिर है 3x प्लस 2y इक्वल 8 के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वज्र गुणनखंड विधि से इसे हल करने के लिए पहले से हम चेक करेंगे, तो इसको हम इस साइड में लाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल 0 की, समीकरण 1 कर लिया। 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल 0 की, ये हो गया समीकरण के 2। अब क्या करना है, यहाँ पर आप देखोगे कि मैं 2/3 लिखूंगा और यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ 2, 1/2। क्या ये दोनों बराबर हैं? जी नहीं। इसका मतलब a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के। तो इस दशा में जो है समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। तो हमने सीखा कि इस दशा में समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। अब हम इसे वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो आप देखें, यहाँ पर आपको लिखना है x, y और 1। यहाँ x के बट्टे लिखेंगे, यहाँ से y वाले से लिखना आरंभ करेंगे, y वाले से लिखना आरंभ करेंगे। यहाँ लिखेंगे आपका 1, ये 2, ये माइनस के 5 और ये माइनस का 8। यहाँ बराबर का चिन्ह ले लेंगे, यहाँ आ जाएंगे तो माइनस का 5 और माइनस का 8, यहाँ जाएगा आपका 2 और ये 3, फिर बराबर का चिन्ह लेंगे, 1 के बट्टे आ जाएंगे 2 और 3, और यहाँ पर 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर कितना 2, तो यहाँ 1 और ये 2। अब ऐसे हम क्रॉस मल्टीपल करा देंगे और फिर x बटा ये हो जाएगा माइनस के 8, और यहाँ माइनस चिन्ह आपके फार्मूले से 5 दूनी 10 माइनस के 10, और यहाँ हो जाएगा y/3 × 15, यहाँ माइनस फार्मूले से 8 दूनी 16, और यहाँ हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 3 × 9 3। तो ये आप देखेंगे यहाँ हो जाएगा x बटा माइनस के 8 धन 10 के, क्यों ऋण का धन हो गया। यहाँ देखेंगे y बटे माइनस के 15 ऋण का धन, ये धन 16। यहाँ हो जाएगा यहाँ 1/1 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो x बटा बचेगा 2, यहाँ y बटे बचेगा 1 और यहाँ हो गया 1। तो यहाँ पर x बटा 2 बराबर 1 के, तो x बराबर कितना आ गया आपका 2 के, y बटा 1 बराबर 1 के, तो y बराबर क्या आ गया 1 के। इस तरह से हम लोगों ने x और y के ये मान फाइंड कर लिए। तो विद्यार्थियों, प्रश्नावली 3.5 का जो दूसरे का पहला क्वेश्चन है वो ये है कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों युग्मों के परिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पर जो दूसरे में का क्वेश्चन है उसका पहला ये है कि आपका समीकरण दिया हुआ 2x प्लस 3y इक्वल के 7, ये समीकरण 1 है। दूसरा है आपका इसी में a माइनस बी
एक्स ए प्लस बी वाई और इक्वल के दे रखा है 3a प्लस बी और माइनस के 2 के। ये समीकरण 2। अब आपको a और b के लिए वो मान फाइंड करने हैं कि जिससे कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हों। तो आइए हम जानते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए हमारा जो भी समीकरण हो a1 बटा a2 इक्वल होना चाहिए b1 बटे b2 इक्वल होना चाहिए c1 बटे c2। इस कंडीशन पर हमारे समीकरण के जो है अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो यहाँ पर हो जाए आपका 2 बटा a माइनस बी के बराबर 3 बटा a प्लस बी के और 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2 के। अब आपको एक बार इसकी तुलना इससे करनी है, फिर इसकी तुलना इससे करनी है, जिससे कि हमें एक समीकरण मिल सके। तो आप देख रहे हो कि हम तुलना करेंगे पहले वाले की। तो यहाँ पर आप देखो ये हो जाएगा 2 बटा a माइनस बी के और यहाँ हो जाएगा 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2 के। तो ये इसके साथ और ये इसके साथ गुणा करेगा। तो आप देख सकते हो ये हो जाएगा 7, यहाँ ऊपर लगते हैं, यहाँ हो जाएगा 7a माइनस 7b, यहाँ इसका गुणा यहाँ करा देंगे। 2 करेगा तो तीनों जगह गुणा करेगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 3 6a धन 2b और माइनस 2 दूनी 4। अब a को इधर लाएंगे तो 7a और ये इधर आएगा तो माइनस के 6a। यहाँ 7b है, इधर लाएंगे तो माइनस के 2b हो जाएगा और बराबर माइनस के 4। तो यहाँ देखिए कि 7a में से 6a निकल जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा आपका a और ये हो जाएगा 7 2 9b और यहाँ बच जाएगा माइनस के 4। ये हो गया समीकरण a। अब हम इसकी तुलना इस वाले पार्ट से करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 3 बाई a प्लस b है और यहाँ पर 7 बाई 3a प्लस b और माइनस 2 के। तो यहाँ इसकी गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7a और ये 7b और ये हो जाएगा 3 3 का 9a फिर 3b और 3 दूनी 6 के। इधर लाएंगे तो 9a तो ये हो जाएगा 7a माइनस 9a 7b माइनस 3b और इक्वल माइनस 6a। यहाँ बच जाएगा आपका माइनस के 2a और यहाँ बच जाएगा आपका 4b और ये हो जाएगा माइनस के 6। अगर आप चिन्ह बदलना चाहो तो आप बदल सकते हो, ऋण से दोनों तरफ गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2a। या आप देखो कट भी सकता है, 2 का नाम 2 दूनी 4 2 6 ये हो सकता है। तो a माइनस के 2b और ये हो जाएगा 2 3 6 3 के। ये हो गया आपका समीकरण 2। यानी मैंने किया क्या, ऋण से भी गुणा करा, इसका चिन्ह है ऋण है तो ऋण का मैंने धन किया तो यहाँ ऋण हो गया, यहाँ ऋण था तो धन कर दिया। तो अब देख सकते हो मैं इस तरह से चिन्ह भी बदल सकते हैं। और 2 से डिवाइड हो रहा था, 2 का नाम 2 2 3 4 2 3 6 तो मैंने इसे काट भी दिया। तो हमको 2 समीकरण मिल गए हैं। एक समीकरण एक यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने 1 और 2 लेकर लगाया था तो मैं इसका नाम समीकरण 3 कर लेता हूँ और इसका नाम समीकरण 4 कर लेता हूँ। तो समीकरण 3 और 4 को लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 3 और 4 को जब सॉल्व करोगे तो ए और बी के मान निकल के सामने आएंगे। तो आपका जो समीकरण 3 और 4 है वो ये है कि a माइनस 9b इक्वल माइनस 4 के और ये आपका है 3। चौथा समीकरण आपका a माइनस 2b इक्वल 3 के, ये समीकरण आपका 4। अब यहाँ देख सकते हो ये 2 पद बराबर है a वाले, यहाँ लिखेंगे घटाने पर भी लिख के लगा सकते हैं या आप इसे वज्र गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हो। तो चलो वज्र गुणनखंड विधि से ही लगाते हैं हम लोग। x बटा ये हो जाएगा माइनस के 9 माइनस के 2 ये वाला लिखेंगे। तो यहाँ x का नहीं बल्कि a लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पर a लिख देंगे। यहाँ पर आप देखते हैं a के नीचे लिखेंगे। फिर इस वाले को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस का तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये प्लस है इधर माइनस का 3 हो जाएगा। फिर b के नीचे आप लिख सकते हो इसे, कहाँ से, यहाँ से इधर लाओगे तो ये प्लस का 4, इधर लाओगे तो माइनस का ये 3। फिर यहाँ पर 1 और 1, फिर 1 के नीचे आप लिख सकते हो क्या 1 1
माइनस के 9 और माइनस के 2। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल आप करा सकते हो, वज्र गुणनखंड विधि से हल करो। तो यहाँ पर ऋण का धन हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो माइनस के 8। यहाँ पर आप देखोगे तो b बटा आपका हो जाएगा 4 और माइनस 3 एकम 3। यहाँ हो जाएगा 1 बटा माइनस के 2 और माइनस ये हो जाएगा 9। तो आप ये देखोगे a बटा ये हो जाएगा 27 धन 8, और यहाँ हो जाएगा b बटे आप देखोगे और 4 धन 3, और यहाँ देखोगे तो ये 9 हो जाएगा, ये ऋण का धन हो जाएगा, 1 बटा हो जाएगा माइनस के 2 और प्लस के 9। तो अब आप क्या कर सकते हो, इनको आप जोड़ो घटाओ और फिर वज्र गुणनखंड का जैसे मैंने बताया उस तरह से इसे आप लगा सकते हो। तो आइए बिना विलंब की हम इसे लगा भी देते हैं। तो अब क्या है, ये हो जाएगा a के बटा, अब ये 8 और 7 मिलके मिलाता है 15, तो 5 7 में 35। यहाँ पर आपका b के बटा हो जाएगा 7, और यहाँ a के बटे हो जाएगा आपका 7, फिर 1 बटा 7। तो आप देख सकते हो a बटा 35 इक्वल 1 बटे 7, तो हो जाएगा 7a, क्रॉस मल्टीपल कराएंगे बराबर 35 के, तो a बराबर 35 बटा 7, तो a बराबर हो जाएगा 7 5 35 5। और आप b बटे 7 बराबर 1/7 करोगे तो b बराबर हो जाएगा 1/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर a, यानी a का मान 5 और b का मान क्या है आपका 1 आ गया। तो विद्यार्थियों प्रश्नावली 3.5 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो मैंने वो समीकरण युग्म पहले ही लिख रखा है, कोई हल नहीं है। तो कोई हल ना होने का कंडीशन ये होता है कि यदि a1 बटा a2 इक्वल हो b1 बटे b2 नॉट इक्वल हो c1 बटे c2 के, ऐसे समीकरण युग्मों के कोई हल नहीं होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी पर आप रखेंगे ये a1 b1, ये मान लीजिए c1 है, a2 b2 और ये c2 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3/2k-1 हो जाएगा बराबर आपका 1 बटा k-1 हो जाएगा, और ये नॉट इक्वल होगा ये वाला हिस्सा किसके 1/2k + 1 के। तो अगर हम इसकी दोनों की तुलना एक साथ करें, ये वाले की, चूंकि ये दोनों बराबर में हैं तो भी हम इसके आंसर फाइंड कर सकते हैं। 3/2k-1 और यहाँ हो जाएगा 1/k-1। तो यहाँ क्रॉस मल्टीपल कराएंगे आप, तो हो जाएगा 2k-1 और यह हो जाएगा 3k और माइनस के 3। k वाले को एक तरफ कर लीजिए, तो 2k-3k इधर हो जाएगा, और यहाँ -3 है, यहाँ प्लस के 1 हो जाएगा। जब जो माइनस के और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस के 2, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा और k बराबर आ जाएगा पूरा कितना 2। ये है आपका जो है k का मान। k के इस मान यानी k बराबर 2 के लिए अगर आप यहाँ 2 रखते हो k की जगह पर, तो ऐसा ये समीकरण बनेगा कि जिसका कोई हल नहीं हो। तो विद्यार्थियों प्रश्नावली 3.5 का जो तीसरा प्रश्न है मैं उसे पढ़ देता हूँ। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणनखंड विधियों से हल ज्ञात कीजिए, और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं यह भी बताइए। तो ये आपके ऊपर है कि आप बता सकते हो। आपको मैंने दोनों विधियां सिखा दी है। आपके समीकरण मैं लिख देता हूं। जो तीसरा क्वेश्चन है उसका है 8x + 5y = 9 के, और दूसरा है 3x + 2y = 4 के। तो हमने दोनों विधि आपको सिखा दी। आपको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना सिखा दिया हूँ और वज्र गुणनखंड विधि से भी हल करना सिखा दिया हूँ। तो आपको अब इसको खुद स्वयं से हल करने हैं, आप हल करिएगा। यदि आपको कोई दिक्कत होगी, तकलीफ होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और साथ में मैं बार बार आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप मुझे सुझाव दिया करें ताकि मैं अपने पढ़ाने में और सुधार कर सकूं, ताकि आपको और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो विद्यार्थियों हम लोगों ने प्रश्नावली 3.5 के लगभग 3 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है, और चौथे में लगभग 4 या 5 क्वेश्चन हैं जिन्हें हम लोग अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे और उन्हें लगाएंगे। तो विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।